हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। साइंस की लास्ट क्लास में मैंने आपको जड़ों का रूपांतरण पढ़ाया था और उम्मीद कर रही हूँ आप सभी ने क्लासेस देखी होगी। आज की जो क्लास रहने वाली है इसमें हम तने और पत्ती का रूपांतरण पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ आपकी क्लास। रूपांतरण का मतलब क्या होता है तो आप सभी को पता होगा। रूपांतरण रूप में अंतरण, रूप में बदलाव आ जाना ही होता है रूपांतरण, जिसको मॉडिफिकेशन हम बोलते हैं। और ये मॉडिफिकेशन होता क्यों है तने पत्ती या जड़ में? तो इसका मैंने आपको कारण बताया था। ये मॉडिफिकेशन या तो भोजन के एकत्रीकरण की वजह से होगा कि भोजन को एकत्रित किया तो जड़ और तने रूपांतरित हो गई, या फिर जिस वातावरण में पौधे उपस्थित हैं उस वातावरण में रहने के लिए पौधों ने जो अनुकूलन किया है उस वजह से उनका जो रूप बदला है वो भी रूपांतरण के अंतर्गत ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं तने का रूपांतरण। तने के विभिन्न रूपांतरण निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला है भूमिगत रूपांतरण, दूसरा भूपृष्ठीय, तीसरा है वायवीय। भूमिगत वाले में हम ऐसे तनों को पढ़ने वाले हैं जो भूमि के अंदर होंगे। क्लियर है? तने हैं बट रहते कहाँ हैं? वो भूमि के अंदर। जैसे जड़ें भूमि के अंदर होती वैसे तना भूमि के अंदर रहेगा। भूपृष्ठीय में हम ऐसे तनों को पढ़ेंगे जो भूमि के पृष्ठ पर होंगे, यानी कि भूमि की सतह पर रह रहे होंगे। और वायुवीय में हम ऐसे तनों को पढ़ने वाले हैं जो वायु में होंगे। ठीक है, यानी कि भूमि से काफ़ी ऊपर होंगे, वो होंगे वायुवीय तनों में। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत रूपांतरण में ऐसे तने आएंगे जो भूमि के अंदर होते हैं और ये तने हरे रंग के नहीं होते हैं, जैसे कि आलू। आलू भूमि के अंदर होता है, सभी ने देखा होगा। आलू की खेती आपको अगर पता हो तो आपने देखी होगी। आलू कहाँ होता है? भूमि के नीचे होता है और हरे रंग का भी नहीं होता है। आलू एक तना है जिसको हम खाते हैं। ऐसी जड़ें भी हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे कि मूली हो गई, गाजर हो गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि खाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। तो मूली, गाजर, चुकंदर, ये सब खाई जाने वाली जड़ें हैं। ऐसी तने पूछे जाएं जो हम भोजन के रूप में खाते हैं तो वो आपका आलू हो जाएगा, हल्दी हो जाएगी, अदरक हो जाएगी, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? इनको हम पहचानते कैसे? कैसे पता चलेगा कि जड़ है या फिर तना है? तो ये पता चलता है नोड्स और इंटर नोड्स के ज़रिए। इंटर नोड और नोड के ज़रिए हम इनको पहचान सकते हैं। ये तो रूपांतरण होता किस वजह से है? तो ये रूपांतरण भोजन के संचय के कारण होता है। ठीक है, भोजन संचित करने के कारण ये तने मोटे और गूदेदार हो जाते हैं। आपसे क्वेश्चन आया था 2023 में कि भोजन एकत्रीकरण के कारण तनों का रूपांतरण लिखिएगा, तो उसमें आपको यही लिखने हैं। तो भूमिगत रूपांतरण के अंदर प्रकार में देखेंगे। सबसे पहला है प्रकंद, फिर कंद, घनकंद और शल्ककंद। 4 आपको इसमें पढ़ने। कौन कौन से? प्रकंद, कंद, घनकंद और शल्ककंद। सब में कंद कंद लगा हुआ है। प्रकंद में ये किस प्रकार से होगा? तो प्रकंद क्या होता है? यह जमीन के समानांतर चलता है। जमीन के अंदर चलेगा बट समानांतर चलेगा। ठीक है, जैसे कि ये जमीन है तो इस प्रकार से जमीन के समानांतर चलेगा। इनमें नोड्स और बड्स होते हैं और ये भोजन के भंडारण करते हैं। ठीक है, भोजन के भंडारण के कारण ये मोटे हो जाते हैं, गूदेदार हो जाते हैं। इसमें आपके आते हैं अदरक और हल्दी। प्रकंद में याद रखिएगा कौन कौन आएगा, तो प्रकंद में आएगा अदरक और हल्दी। क्लियर? भोजन एकत्रीकरण के कारण ये मोटे हो जाते हैं और भूमि के समानांतर चलेंगे। इसके बाद आता है कंद यानी कि ट्यूबर, जिसमें आता है आपका आलू। ये कैसे बनता है? तो ये पौधे की लंबी भूमिगत शाखा के अंतिम सिरों के फूलने से बनते हैं। आप चित्र में देख पाएंगे ये पौधा है, इसकी जो लंबी शाखा नीचे तक जा रही है उसके लास्ट पॉइंट पर फूलने से बना है। ठीक है, जैसे कि तना नीचे जा रहा है बट उसका जो अंतिम छोर है वो जो फूल गया है वही बनते हैं ये। ठीक है, तो ये पौधे की लंबी भूमिगत शाखा के अंतिम सिरों के फूलने से बनते हैं। और किसके कारण ये फूलते हैं? तो भोजन के एकत्रीकरण के कारण, भोजन के भंडारण के कारण ये फूल जाते हैं। और इसमें आता है आपका आलू। प्रकंद में अदरक हल्दी, कंद में आलू। कंद की सतह पर अनेक धसी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं आँख। जैसे बोला जाता है ना आलू में आलू की आँख,
तो वही क्या है, जैसे आलू इस प्रकार से, तो कुछ ऐसे बीच बीच में धसी हुई संरचनाएं होती हैं, ठीक है। जहाँ से बड फिर निकलता है उसको ही फिर हम काट करके लगाते हैं भूमि में, और फिर आलू का जो पौधा है वो तैयार हो जाता है, तो वही आँख बोली जाती है। इसके बाद आएंगे हम शल्ककंद पर, जिसको बल्ब बोलते हैं। शल्ककंद क्या होता है, ये छोटा सा शंक्वाकार तना होता है जिसके आधार पर अनेक अपस्थानिक जड़ें होती हैं। बल्ब के भीतरी पत्र गूदेदार होते हैं और बाहरी जो पत्ते होते हैं वो सूखे और पतले होते हैं, जैसे कि आपने प्याज को देखा होगा, ठीक है। प्याज को जब आप देखेंगे तो नीचे क्या होती हैं, कई छोटी छोटी जड़ें होती हैं जो होती हैं अपस्थानिक जड़ें। कुछ इस प्रकार से प्याज होता है या लहसुन होता है, और यहाँ पर नीचे नीचे क्या होती हैं, जड़ें होती हैं काफ़ी सारी, जो अपस्थानिक जड़ें हैं। और बल्ब में क्या होता है कि इसमें ऐसे ऐसे पत्तियाँ सी पाई जाती हैं, कई सारी। अंदर वाले जो पत्र होते हैं वो तो गुदगुदे से होते हैं, मोटे से होते हैं, लेकिन बाहर के जो पत्ते होते हैं वो सूखे हुए होते हैं, जैसे कि प्याज में आपने देखा होगा, आप एक एक पत्र उसका छीलते जाएंगे, और ऊपर का जो आपको पत्ता मिलेगा, उसका पत्र मिलेगा, बिल्कुल सूखा होता है, एकदम कागज जैसा। और जैसे अंदर आप जाएंगे तो हल्का हल्का मोटा यानी कि गूदेदार मिलता जाएगा। तो ये होता है शल्ककंद। इसमें आते हैं आपके प्याज और लहसुन, ठीक है। इसके बाद आएंगे हम घनकंद पर। घनकंद में कौन सा आता है, तो ये बल्ब की तुलना में मोटे व कठोर होते हैं। किसकी, शल्ककंद की तुलना में ये कठोर होते हैं, और ये अत्यधिक भोजन की मात्रा के कारण फूल करके मोटे हो जाते हैं। जैसे आपको कोण ये दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा कठोर होते हैं, मोटे होते हैं ये। और इसमें आपके आती हैं अरबी, रतालू और जिमीकंद, ये इसके एग्जाम्पल हैं, याद रहेंगे आप। भूमिगत रूपांतरण में कौन कौन से थे, प्रकंद, कंद, शल्ककंद और घनकंद। प्रकंद में आपका आया था अदरक और हल्दी, कंद में आया था आलू, शल्ककंद में आया था शल्ककंद को ऐसे शल्क यानी कि पत्र वाले, यानी कि प्याज और लहसुन, और घनकंद में अरबी, रतालू और जिमीकंद। इसके बाद आएंगे भूपृष्ठीय रूपांतरण पर। भूपृष्ठीय रूपांतरण में क्या होता है, इसमें जो तने आते हैं, इस प्रकार के तने भूमि की सतह पर या कुछ अंदर दबे हुए होते हैं। जैसे भूमि की ये सतह है तो ये जस्ट भूमि की सतह के ऊपर होंगे या थोड़े से भूमि में दबे हुए होंगे। क्लियर है। भूमिगत वाले बिल्कुल भूमि के नीचे होते थे, ये जस्ट बिल्कुल हल्के से दबे होंगे और ऊपर निकले होंगे, ऐसे वाले होंगे, ठीक है। इस प्रकार के रूपांतरण का मुख्य उद्देश्य होता है कायिक प्रवर्धन करना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, यानी कि एक तरीके से प्रजनन करना। अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत ही हम इसको पढ़ेंगे। भूमिगत वालों का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो किस कारण बने थे, वो बने थे भोजन एकत्रीकरण के कारण, और भूपृष्ठीय बने हैं कायिक प्रवर्धन के उद्देश्य से। भूपृष्ठीय में हम पढ़ेंगे कौन कौन से, तो इसमें आएगा ऊपरी भूस्तरी, अंतः भूस्तरी, भूस्तरी और भूस्तरिका। ऊपरी भूस्तरी, अंतः भूस्तरी, भूस्तरी और भूस्तरिका, ये आते हैं इसके अंतर्गत। अब इनको चाहे तो इनको इंग्लिश के नाम से याद करें तो ज़्यादा इजी रहेगा। ऊपरी भूस्तरी को बोलते हैं हम रनर। रनर में आपको रन शब्द मिल रहा है, रन का मतलब क्या है, दौड़ना, ठीक है, चलना। तो ये जो तने होते हैं ये पृथ्वी के समानांतर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पृथ्वी है, ठीक है, भूमि है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, बिल्कुल पृथ्वी के समानांतर आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पौधे की पतली सी शाखा भूमि पर रेंगती हुई आगे बढ़ती है, जिसकी गांठों से जड़ें विकसित हो जाती हैं, और वो जड़ें ही भूमि में क्या है, अपनी पकड़ बना लेती हैं, और उससे एक नया पौधा बन जाता है। इसको मैं आपको यहाँ पर चित्र से समझा देती हूँ। जैसे ये भूमि है और यहाँ पर एक पौधा है, ठीक है। इस पौधे की ही एक शाखा यानी कि एक तना जो होगा वो बिल्कुल आगे ऐसे रन की तरह बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को, एक जो तना होगा वो इस तरीके से बढ़ता जाएगा रनर की तरह, ठीक है, आगे की तरफ भूमि के समानांतर सीध में बढ़ेगा। और जहाँ पर गांठें होंगी, आपको पता है तने में बीच बीच में क्या होती हैं, गांठें होती हैं। जहाँ गांठें होंगी जैसे ही वो भूमि के संपर्क में आएगा तो वहीं से जड़ें निकल आएंगी और एक नया पौधा वहीं से क्या होगा, बन जाएगा। ये होता है रनर। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आपके एग्जाम्पल आएंगे दूब घास और खट्टी बूटी रनर में। इसके बाद आता है शकर यानी कि अंतः भूस्तरी। शकर में क्या होता है, यह तने के भूमिगत भाग से उत्पन्न होता है और यह मिट्टी में क्षैतिज रूप में आगे बढ़ता है
और फिर ज़मीन के ऊपर आकर विकसित हो जाता है। शकर क्या होगा, जैसे कि ये आप देखिएगा यहाँ पर ये मिट्टी के अंदर दबा हुआ भाग है, ये निकलता तो तने से ही है और तने से निकल के थोड़ा सा मिट्टी में क्या होगा, इस प्रकार से आगे बढ़ेगा और फिर ऐसे करके ये मिट्टी से ऊपर निकल आएगा। जैसे आपने शकर को देखा होगा, गुलाब में कभी कभी निकलते हैं, नीचे से ही तने से ही निकल करके वो आते हैं, थोड़े से वो मिट्टी में अंदर बढ़ेंगे क्षैतिज रूप में, यानी कि इस प्रकार से, और फिर मिट्टी के ऊपर निकल आएंगे। मैं भी एक चित्र बना देती हूँ, जैसे इस प्रकार से एक है तना, ठीक है। तो इस तने का एक भाग यहाँ से नीचे से भूमि के समानांतर आगे बढ़ेगा और कुछ समय बाद ऊपर निकल आएगा और एक नया पौधा बन जाएगा। आप देख रहे हैं इन सभी रूपांतरण में क्या हो रहा है, एक नया पौधा बन रहा है। क्लियर। तो इसमें आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे पुदीना और गुलदाउदी। नेक्स्ट आते हैं भूविस्तारी यानी कि स्टोलन। ये कैसा होता है, तो इसमें एक कमज़ोर और छोटी शाखा मुख्य जो शाखा से अलग होगी, मतलब अलग का मतलब ये है कि ऐसे समझिएगा, जैसे कि ये एक तना है, तो इस तने से क्या होगा, एक जो शाखा है कमज़ोर शाखा वो निकल के आएगी, ठीक है। और वो निकल के आएगी, वो भार के कारण क्या होगा, नीचे की तरफ झुक जाएगी और नीचे की तरफ झुक जाएगी, जैसे ही वो भूमि को टच करेगी वहीं से क्या होगा, जड़ें विकसित होना शुरू हो जाएंगी और एक नया पौधा जो है वो बन जाएगा। समझ में आ गया। एक छोटी कमज़ोर शाखा मुख्य आधारी भाग से निकलती हुई नीचे झुकती है और ज़मीन को छू करके जड़ें बन जाती हैं। या ऐसी कंडीशन हो सकती है या फिर ऐसी कंडीशन भी बन सकती है, यहाँ से निकलेगी और फिर जा कर के ऊपर उठेगी और भार अधिक होने के कारण नीचे झुक गई और फिर वहीं से क्या हुआ, एक नया पौधा विकसित हो गया। क्लियर है। ये आपका किस में होता है, तो ये होता है स्ट्रॉबेरी में, भूविस्तारी। इसके बाद आते हैं भूविस्तारिका पर। भूविस्तारिका क्या होता है, ये अधिकतर जलीय पौधों में पाया जाता है। इसका तना मोटा होता है और गांठों पर पत्तियों का समूह पाया जाता है। ये सेम आपका स्टोलन जैसा ही है, बट ये कौन से पौधों में होगा, जलीय पौधों में होगा, जैसे कि पिस्टिया और जलकुंभी। दिख रहा होगा यहाँ चित्र में, सेम वैसी एक शाखा सी निकली है और उससे नया पौधा बन गया। इसको ऑफसेट बोलते हैं। ये किस में रहेगा, तो इसकी विशेषता है ये जलीय पौधों में होता है। इसके बाद आएंगे हम वायुवीय रूपांतरण पर। तो वायुवीय रूपांतरण में ऐसे पौधे होते हैं जो कहाँ रहते हैं, वायु में रहते हैं, ठीक है। तने जो हैं वो वायु में रहेंगे। तो कुछ पौधों में तने पौधों की विशेष मतलब ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जैसे कि सहारा देने के लिए या आरोहण के लिए विशिष्ट संरचना में रूपांतरित हो जाते हैं, वो कहलाते हैं वायवीय रूपांतरण। और ये संरचना हवा में ही रहती है। फिर से देखिएगा, कुछ पौधों में तने पौधों को सहारा देने के लिए या आरोहण के लिए विशिष्ट संरचना में रूपांतरित होते हैं और ये संरचना जो है वो हवा में ही रहती है, इसीलिए इसको वायुवीय रूपांतरण बोला जाता है। इसमें भी आपको 4 देखने को मिलेंगे, तना-प्रतान, कांटे, पर्णाभ स्तंभ और पर्णाभ प्रकलिका, ठीक है। तना-प्रतान, कांटे, पर्णाभ स्तंभ, पर्णाभ प्रकलिका। तना प्रतान में क्या होता है, इसको स्टेम टेंड्रिल बोलते हैं। इसमें जो तना होता है, जैसे कि ये एक तना जा रहा है और ये तना क्या करता है, इस तने से ही एक पतला सा तना निकलेगा जो ऐसे घूमा 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 सा होगा। ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, जब आप इस यहाँ पर कोई सहारे के लिए कोई भी वस्तु लगाएंगे तो ये उसको पकड़ लेगा और जो मुख्य तना है उसको ऊपर की तरफ बढ़ने में सहायता करेगा। तो इसमें तने से विकसित पतली तार जैसी ऐंठी हुई संरचना होती है। यह अपने पास के पौधे या किसी वस्तु के चारों ओर कुंडली बना लेता है और पौधे को ऊपर की तरफ वृद्धि करने में सहायता करता है, जैसे अंगूर की बेल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में देख भी पा रहे होंगे, ये देखो यहाँ ऐंठी हुई संरचना थी और जाकर के इससे क्या है, इस पर इसके चारों ओर वो लपेट गई अपने आप ही और अपने आप जो बेल है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी। इसके बाद आता है स्तंभ कंटक। स्तंभ कंटक, कंटक का मतलब क्या है, कांटे। इसमें क्या होता है, तने से ही ये निकलते हैं और ये मजबूत, सीधे और नुकीले होते हैं। इनका मुख्य काम होता है कि पौधों की रक्षा करना। इसमें आपके आ जाएंगे नींबू, गुलाब, करौंदा, जिन जिन में कांटे पाए जाते हैं उन सभी के आप नाम लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर मुख्य तना है और इसी से क्या है, ये कांटे निकल आए। इसके बाद आता है पर्णाभ स्तंभ। पर्णाभ स्तंभ में क्या होता है,
तो तना जो है वो इसमें मांसल, चपटा और हरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो तना है वो क्या करता है, पत्तियाँ इन पौधों में नहीं होती हैं, तो इन पौधों में तना ही भोजन बनाता है। ठीक है, ये तना पत्तियों की भांति भोजन बनाता है, जैसे कि आपका नागफनी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चित्र में देख सकते हो तना कैसा है, एक चपटा हुआ है और गुदगुदा होता है, मांसल होता है। इसके बाद आएंगे पत्र प्रकलिका पर, जिसको बल्बिल बोलते हैं। यह एक विशेष प्रकार की बहुकोशिकीय संरचना है और इसका निर्माण एक कली से होता है। आप बोल सकते हैं इसका निर्माण एक कली की तरह होता है। देखिए मुख्य तना ये जा रहा है और इसी तने से ये संरचना निकली हुई है। ठीक है ये भी तना ही, ये कली की तरह गुदगुदा सा होगा। ठीक है, ये होता है आपका रतालू में और जिमीकंद में। इसके बाद आइए पत्तियों का रूपांतरण। तो पत्तियों का रूपांतरण ये भी मुख्य निम्नलिखित प्रकार से है आपका, और ये भी कहीं ना कहीं पौधे को सहारा देने के लिए या फिर भोजन के लिए होता है। पहला है आपका पर्णप्रतान, प्रतान यानी कि टेंड्रिल। इसमें क्या होगा, ये कुंडली के रूप में हो जाते हैं, यानी कि ऐसे मुड़ जाएंगी कहीं ना कहीं आगे जा कर के, और ये कहीं ना कहीं इसमें मदद करेंगी आरोहण में, यानी कि ऊपर बढ़ने में। जैसे यहाँ पत्ती में आप देख रहे हैं आगे का हिस्सा क्या है, इस प्रकार से हो गया। कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, आगे पत्ती जा रही है वो आगे ऐसे जा कर के मुड़ जा रही है। क्लियर है? चलिए, ये मटर में आपको देखने को मिलता है। पर्ण अंकुश क्या होता है, तो ये कड़े, तीखे व घुमावदार होते हैं और पौधे को चढ़ने में सहायता देते हैं। जैसे कि पत्तियों में क्या है, ऊपर की तरफ निकले हुए हैं और यहाँ से पत्तियाँ जो हैं वो निकलती रहेंगी। इसके बाद आते हैं घट यानी कि पिचर पर। तो ये पत्तियाँ क्या हैं, इसमें पत्तियाँ घट के आकार में, कलशनुमा आकार में परिवर्तित हो जाती हैं। और क्यों परिवर्तित होती हैं, तो ये भोजन के लिए बदलती हैं। ठीक है, भोजन के लिए। जैसे पिचर प्लांट आपको ये दिख रहा होगा एक घड़े के आकार में, इसीलिए इसका नाम जो पड़ा है वो घटपर्णी पड़ा है। इसको पिचर प्लांट बोलते हैं और नेपेंथीज भी इसी को बोला जाता है। इसके बाद आइएगा पौधे की उपयोगिता क्या क्या है। तो सभी जानते हैं पौधे का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं, क्योंकि पादपों से ही जीवों और मनुष्यों को भोजन की सामग्री प्राप्त होती है। जैसे मनुष्यों को क्या मिलता है, सब्जियां मिलती हैं, दालें मिलती हैं, अनाज मिलता है। ठीक है, फल मिलते हैं, ये सब कहाँ से मिल रहे हैं, पौधों से ही मिल रहे हैं। पौधों से ही हमें ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। पौधों से ही हमें औषधियाँ मिलती हैं, जैसे तुलसी, नीम, लौंग, हल्दी, ये सब औषधियों के भी काम करते हैं। ठीक है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जड़ी बूटियों को ही औषधि बोलते हैं वैसे। पौधों से ही वस्त्र प्राप्त होते हैं, मतलब कि वस्त्र बनाने के लिए जो धागा चाहिए, जो हमें मटेरियल चाहिए, वो कहाँ से मिल रहा है, पादपों से मिल रहा है। जैसे कि जूट, पटसन, कपास, ये सभी कहीं ना कहीं हमें वस्त्र बनाने की सामग्री प्रदान करते हैं। पौधों से ही उत्तेजक पदार्थ प्राप्त होते हैं। उत्तेजक पदार्थ कौन कौन से, जिनसे हमें एकदम से उत्तेजना आ जाती है। ठीक है, जैसे चाय, कॉफ़ी इत्यादि। नशीले पदार्थ, अफीम वगैरह भी किससे मिल रहा है, पौधों से ही मिल रहा है। इसके अलावा पौधों से हमें इत्र, गोंद, कागज, भवन निर्माण की सामग्री, रबर, ये सब चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं, पौधों से ही प्राप्त हो रही है। क्लियर है? आइएगा आगे बढ़ते हैं। जंतुओं का क्या क्या उपयोग है हमारे जीवन में। तो जंतुओं से हमें भोजन प्राप्त हो रहा है, जैसे कि दूध प्राप्त हो रहा है, उसको हम ग्रहण करते हैं। अंडा, मांस, ये सब जंतुओं से हमें प्राप्त हो रहा है भोजन के रूप में। भोजन पकाने की सामग्री भी हमें मिलती है, जैसे कि गाय के गोबर से उपले बनाए जाते हैं। ठीक है, कृषि में भी हम प्रयोग करते हैं, गोबर से हम खाद बना लेते हैं और वो कहीं ना कहीं हम भूमि में डालते हैं, तो भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। तो खाद के रूप में भी हम प्रयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा कई ऐसे जीव जंतु हैं जिनके बहुत से ऐसे अंग हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हाथी के दांत का प्रयोग करते हैं आभूषणों को बनाने के लिए। क्लियर है? चलिए, तो ये तो जंतुओं की उपयोगिता रही। इसमें आप अपनी तरफ से भी काफ़ी सारे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, चाहे पौधों की उपयोगिता आए, चाहे जंतुओं की उपयोगिता आए। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आज इतना ही रखूँगी, फिर मिलूँगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। और किसी को अगर नोट्स परचेज़ करने हैं तो वो टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर ले, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। और साथ साथ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप बाकी की क्लास को देख लीजिएगा। Thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.